यही था हमारा, यही पढ़ा था हमने लास्ट टाइम पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि गोमोरियन कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, बाकी और उसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो एक कोई क्वेश्चन हम चूज करते हैं मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, तो देखिए हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और वो इस तरीके से देखिए उसने खुद ने कहा हुआ है कि ये मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो या तो वो खुद कह देगा ऊपर ही, ठीक है, कि आपकी ये मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो क्वेश्चन दिया होगा मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 7x1 प्लस 9x2, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट माइनस का x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, और 7x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, साथ में कहा हुआ है एंड x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, आल्सो x1 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास में दो वेरिएबल है, दो मेन वेरिएबल है, उनमें से एक वेरिएबल ही को क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इंटीजर वैल्यू रखने के लिए। दूसरा जो x2 है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है और नॉन इंटीजर भी हो सकती है। तो जब भी हमें ऐसी कंडीशन मिले कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल या फिर कुछ वेरिएबल्स को तो रेस्ट्रिक्ट करे और कुछ को फ्री छोड़ दे, तो ऐसी प्रॉब्लम क्या बनती है, आपकी मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ से ये मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, दी हुई एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हो, यूजुअल सिंपलेक्स मेथड। तो हमने क्या किया, रीराइट, हम लिखेंगे रीराइट द गिवन एलपीपी, rewrite the given LPP, rewrite the given LPP, ठीक है, into standard form, into standard form using slack variables, using slack variables, ठीक है। स्लैक वेरिएबल्स का यूज करते हुए हम इसे लिखें तो ये बनेगी आपकी मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 7x1 प्लस 9x2, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट हमने लिखा माइनस ऑफ x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं 7 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस का 0.x3 प्लस x4, और यहाँ से आ जाएगा 0.x4 इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया। और फिर आप क्या लिखोगे, एंड आपके पास में जो चारों वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 x4, ये सारे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और x3 और x4 की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 लिख ली। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। अब आप यहाँ से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं, इन दो वेरिएबल्स को 0 कर दो, इनके करस्पॉन्डेंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और वही हमें बेसिक सॉल्यूशन देगी। तो x1 और x2 तो 0 हो गया, x3 इज इक्वल्स टू 6 एंड x4 इज इक्वल्स टू 35। ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब हम
फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। जब आप एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा वो। तो आपके पास में देखिए हम बना रहे हैं फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। फर्स्ट सिंपलेक्स दिख जाएगा, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल के अंदर देखिए हम बना रहे हैं ये सी बी, एक्स बी, स्मॉल बी और सी जे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये हम जेड जे माइनस सी जे बना लेंगे। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, तो दो वेरिएबल के लिए इतनी जगह सफिशियंट है। y1, y2, y3 एंड y4। ये आपका मिनिमम रेशियो हो जाएगा, मिनिमम रेशियो टेस्ट, जो कि होता है XPI अपॉन YIK, वेयर YIK इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक बार आप लिख दें, फिर यदि दूसरी टेबल बना रहे हो तो सिर्फ मिनिमम रेशियो टेस्ट लिखें और फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमने लिखा 7, दैट इज 9, 0 एंड 0। ठीक है, XB बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, X3 एंड X4। कॉस्ट है इनकी 0 0, राइट हैंड साइड इज 6 एंड 35, ZJ माइनस CJ। पहले कोफिशिएंट लिख लें, -1 +3 1 0, और यहाँ आ जा रहा है 7 1 0 1। ठीक है, तो ZJ माइनस CJ लिखें। आप जानते हैं फर्स्ट टेबल के अंदर यदि आप यूजुअल सिंपलेक्स मेथड का यूज कर रहे हो तो फर्स्ट टेबल के अंदर जो ZJ माइनस CJ होता है माइनस ऑफ CJ बनता है एज इट इज, क्योंकि ये वाला तो आपके पास में 0 हो जाता है, -7 -9 0 0, क्योंकि बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डेंस ZJ माइनस CJ 0 आता है। तो हमने सिर्फ एंट्री लिखी है, कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं की। अब आपको क्या निकालना है, दिस इज एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव, तो आपके पास में आ जाएगा ये मोस्ट नेगेटिव है तो एंटरिंग वेरिएबल हो गया। डिपार्चिंग वेक्टर के लिए आप निकालोगे 6/3 इज इक्वल्स टू 2, 6/3 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ से आ जाएगा 35/1 इज इक्वल्स टू 35। तो ये आपके पास में क्या आ गया, मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम हो गया, तो दैट मीन्स आपके पास में x3 इज डिपार्टिंग वेक्टर, ये आपका डिपार्टिंग वेक्टर होगा। तो ये डिपार्टिंग है, ये एंटरिंग है, तो ये की एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा देखिए, आपको जो यहाँ लिखना है सबसे पहले तो ये लिख दें, सिंस ZJ माइनस CJ is most negative corresponding to का है y2, therefore y2 is equals to x2 is entering vector, ये आपका एंटरिंग वेक्टर होगा। ठीक है, और यहां से आप देख रहे हैं x3 इज डिपार्टिंग वेक्टर, तो आप यहां लिखते हैं इसी में ही, एंड y3 इज इक्वल्स टू x3 इज डिपार्टिंग वेक्टर। ठीक है, ये आपका डिपार्टिंग वेक्टर हो गया। तो हमें सिर्फ यही दो एंट्री लिखनी होती हैं, एंटरिंग वेरिएबल और डिपार्टिंग वेक्टर, डिपार्टिंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल, या डिपार्टिंग वेक्टर और एंटरिंग वेक्टर। तो ये हमने लिखा। अब हम सेकंड सिंपलेक्स टेबल बना रहे हैं। सेकंड सिंपलेक्स टेबल, सेकंड सिंपलेक्स टेबल कैसी होगी देखिए,
सी बी, एक्स बी, स्मॉल बी, सी जे। ठीक है, ये हमारा जेड जे माइनस सी जे बन जाएगा। ठीक है, ये y1, y2, y3 एंड y4, ये 4 वेरिएबल हो गए। ये आपका मिनिमम रेशियो टेस्ट हो गया, मिनिमम रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो एंट्री ये वाली लिख दें, दैट इज 7, दैट इज 9 और 0 एंड 0। आपको क्या करना है, x3 वेरिएबल तो डिपार्च हो रहा था और इसकी जगह पर x2 एंटर हो रहा था, तो यहाँ x2 लिख दिया और इसकी कॉस्ट आ गई, x2 इज 9 और x4 एज इट इज है, तो x4 की कॉस्ट 0 ही रहेगी, b हम लिखेंगे। क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 2 माइनस का 1/3 1 1/3 0। ठीक है, और यदि आपको क्या करना है, इसे 0 बनाना है, तो क्या करें, एग्जैक्टली सब्सट्रैक्ट कर दें डायरेक्टली। तो यहाँ पर एलिमेंट टू एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं। 35 माइनस 2 इज 33, 7 माइनस 1/3, 7 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया, 21 माइनस 1, दैट मीन्स 20/3। 21/3, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 1/3 इज माइनस का 1/3 और 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, एग्जैक्टली सब्सट्रैक्ट किया है 35, 7 माइनस ऑफ माइनस 1/3, हाँ किया जाएगा 7 माइनस ऑफ माइनस 1/3, तो प्लस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 22/3 आ जाएगा ये, दैट इज 22/3। हाँ ये जरूर है, ये करेक्शन 22/3 आएगा बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए, आप ये दोनों तो जेड जे माइनस सी जे 0 हो जाएंगे ड्यू टू बेसिक वेरिएबल। ये वाली एंट्री कितनी आ जाएगी, माइनस का 9/3, दैट मीन्स माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 7, दैट मीन्स माइनस का 10, माइनस का 3 ये 0 हो गया, माइनस का 7 इज माइनस का 10, और यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 9/3, दैट मीन्स 3 माइनस 0, तो ये हो गया 3। तो आपका ये वाला वेरिएबल दिख रहा है, दिस वेरिएबल इज मोस्ट नेगेटिव, देयरफॉर एंटरिंग वेक्टर या एंटरिंग वेरिएबल। डिपार्चिंग वेरिएबल कौन सा होगा, x4, सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो नेगेटिव है, तो इसी के करस्पॉन्डेंस में जो रेशियो आएगा वो मिनिमम आएगा, तो आपके पास में ये क्या होगा, डिपार्टिंग वेक्टर। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक ही बाहर जाएगा, इसके करस्पॉन्डेंस आप चूज नहीं कर सकते, तो जो आएगा इसी के करस्पॉन्डेंस आएगा, तो x4 इज डिपार्टिंग वेक्टर। ये आपका क्या बन गया, डिपार्टिंग वेक्टर। तो दिस इज एंटरिंग वेक्टर, दिस इज डिपार्टिंग वेक्टर, तो ये आपका की एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें करेक्शन कर देता हूं मैं, आप लोग बना लें एक बार इसे। ठीक है, तो देखिए हम पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस जेड जे माइनस सी जे इज मोस्ट नेगेटिव, जेड जे माइनस सी जे इज मोस्ट नेगेटिव corresponding to y1, therefore y1 is equals to x1 is entering vector। ये आपका एंटरिंग वेक्टर हो गया, एंड y4 is equals to x4 is
डिपार्टिंग वेक्टर, ये आपका डिपार्टिंग वेक्टर हो गया। ठीक है, एक मिनट, ऋषिकेश बोलो बेटा। सर इसमें ये y4 लिया है ना आपने डिपार्टिंग वेक्टर, ये कैसे लिया है आपने? उसको x4 के x2 के करस्पॉन्डिंग क्यों छोड़ दिया वो? बताओ, कर सकते हो क्या x2 के करस्पॉन्डेंस मिनिमम रेशियो टेस्ट? x2 ओरिजिनल वेरिएबल है। x2 के करस्पॉन्डेंस मिनिमम रेशियो क्या आ रहा है, कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, ये बताइए आप। x2 के तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए छोड़ दिया। सर क्यों नहीं कर सकते? मिनिमम रेशियो टेस्ट कब काम आता है, क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्स बी आई अपॉन वाई आई के व्हेन वाई आई के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। आप उसी एंट्री का भाग देते हो जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो। ये नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव का भाग आप नहीं दे सकते। ओके ओके आ गया। ठीक है, तो जो नेगेटिव था वो उसकी वजह से सिर्फ एक ही बचा, दो ही वेरिएबल हैं। अब दो वेरिएबल्स में से एक नहीं जा रहा तो दूसरा ही बाहर जाएगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डेंस जो भी टर्म आएगी वो मिनिमम ही मानेंगे हम। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, x2 के करस्पॉन्डेंस नहीं ले सकते। ठीक है, x2 के करस्पॉन्डेंस भाग नहीं दे सकते क्योंकि हमारा मिनिमम रेशियो जो टेस्ट है वो अलाउ नहीं करता है। ये तभी हो सकता है जब yi के ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसके करस्पॉन्डेंस तो मिनिमम रेशियो आएगा नहीं, जो होगा वो अकेला यही रहेगा। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिपार्चिंग वेक्टर बना दिया। तो ये आपके पास में x4 इज डिपार्चिंग वेक्टर हो गया। इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए आपके पास में क्या क्या आ जाएगा, x2 तो है ही, x4 की जगह पर x1 एंटर कर रहा है, x4 की जगह पर x1 एंटर कर रहा है। इसकी कॉस्ट है 9 और इसकी कॉस्ट है 7। ठीक है, आपके पास ये वाली टर्म आ गई। इसमें क्या करना है, 3/22 का मल्टीप्लीकेशन करना है पूरी इक्वेशन में। तो 3/22 इंटू 33, तो ये हो गया 9/2। ये 9/2 पहली एंट्री आई, ये आपकी हो जाएगी 1, ये 0 है। आपको मल्टीप्लाई करना है 3/22, तो माइनस का 1/22 हो गया ये। 3/22 इज माइनस का 1/22, और यहां से आ जाएगा 3/22। ठीक है, क्लियर। अब ऊपर वाली एंट्री, तो इस वाली एंट्री में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप इसको लिख लें। यहां लिख लिया मैंने 2 माइनस का 1/3, इसे 0 बनाना है। 1 1/3 एंड 0। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, किसकी हेल्प से बनाना है वो भी लिख लो, दैट इज 9/2 1 0 माइनस का 1/22 और प्लस का 3/22। क्या करें, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें और आपस में ऐड कर दें। 1/3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो देखो 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 2 माइनस 3/2, यानी कि 2 में से 1.5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आधा बच जाएगा, दैट मीन्स 1/2 आ गया है। ठीक है, तो ये पहली एंट्री। अब इसके बारे में बात करें तो ये तो सीधा सीधा सॉरी ऐड कर रहे हैं ना हम, तो 2 और इधर से आया 5/2 आना चाहिए, 1 मिनट, 2 प्लस 3/2, हाँ ऐड कर रहे हैं बिल्कुल, 2 प्लस 3/2 है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 7/2, दैट इज 7/2 आएगा, 3.5। ठीक है, 2 और 1.5 3.5। ठीक है, तो ये वाली एंट्री बिल्कुल ऐड कर रहे हैं। ये आपके पास में 0 हो जानी है, दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 हो जानी है, ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, दोनों को ऐड करनी है 1/3 से मल्टीप्लाई करके। तो 1/3 में कॉमन ले लो दोनों में से, 1 माइनस का 1/22, ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई करके ऐड करना था तो 1, ये वाली टर्म। अब आप क्या कर लें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो या फिर सीधा सीधा 21/22 हो गया ये, 21/22।
मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो 7/22 आ जाएगा। ठीक है, 7/22, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट इज 7/22। कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर लें, 3 से करेंगे तो ये 1/22 रह जाएगा, दोनों ऐड हो रहे हैं। गलती तो नहीं कर दी, सब्सट्रैक्ट तो नहीं किया ना, ऐड ही किया है, सही है ना, बिल्कुल सही। तो हमारे पास में ये टेबल बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या कर लें, ZJ माइनस CJ चेक कर लें एक बार कि क्या आ रहे हैं। तो ZJ माइनस CJ ये तो हो गए दोनों जीरो, ये दोनों तो जीरो हो गए। इसके करेस्पॉन्डेंस देखिए कितना आ रहा है, 9 इंटू 7/22, 9 इंटू 7/22, और ये आ रहा है माइनस का 7/22। ठीक है, तो 7/22 आप बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, दैट मीन्स 8 इंटू 7/22। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11, 28/11 पॉजिटिव में आएगा ये, दैट मीन्स 28/11 ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है, आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 28/11। तो एक तो ये टर्म आई, और इसको यदि आप लिखें तो दैट मीन्स 9/22 और प्लस का आ जाएगा 21/22। ठीक है, तो ये हो गया 30/22। तो आप इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं, 22 दैट मीन्स 15/11, 15/11 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्टिमल टेबल आ गई। जब आप क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन फाइंड आउट जब हम कर रहे हैं, तो आपके पास में ये थर्ड सिंपलेक्स टेबल है, दैट इज थर्ड सिंपलेक्स टेबल है, और ये हमारे पास में क्या आ गई, ऑप्टिमल आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस इज ऑप्टिमल स्टेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देयरफॉर it is optimal stage, it is optimal stage। ठीक है, बट देयर एग्जिस्ट फ्रैक्शनल या नॉन इंटीजर सॉल्यूशन, या फिर सीधा सीधा लिख दें, बट x1 इज नॉट इंटीग्रल वैल्यूड। इंटीग्रल वैल्यूड यानी कि इंटीजर नहीं है ये हमारा x1 इंटीजर होना चाहिए, इसलिए जो हमारा ऑप्टिमल तो है लेकिन ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बट x1 इज नॉट इंटीजर या इंटीग्रल वैल्यूड, इंटीग्रल वैल्यूड, therefore कंसीडर x1 और x2 की जरूरत नहीं है, x1 और x2 नहीं लिखोगे क्योंकि दोबारा से हम वही बता रहे हैं कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ x1 के ऊपर है, हमें x1 से मतलब है, x2 से मतलब ही नहीं है। हम मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ x1 से मतलब है। तो अब यहाँ पर हमें वो लार्जेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट चूज करने की जरूरत नहीं है, हमें x1 को करना है सिर्फ, तो सिर्फ हम x1 वाला ही चूज करेंगे, हम x2 पर जाएंगे नहीं, चाहे उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना ही हो, क्योंकि हमारा फोकस तो x1 को इंटीजर बनाने पर है, तो हम x1 के करस्पॉन्डेंस रो ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, therefore using Ghamorian constant, therefore select source row corresponding to source row corresponding to x1 variable, which is
जो कि क्या है, देखिए आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर x1, 1.x1 ये सोर्स रो है आपकी, प्लस का 0.x2, ठीक है सोर्स रो, माइनस का 1/22x3 प्लस का 3/22x4 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2। x1 में फ्रैक्शनल नहीं होता तो यही हमारा सॉल्यूशन बन जाता। यदि x1 फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता तो ये ऑप्टिमल भी हो जाता और इंटीग्रल वैल्यूड भी हो जाता, इसलिए यही हमारा सॉल्यूशन बन जाता। हाँ दोनों एक ही वर्ड है बेटा, सोर्स रो और की रो दोनों एक ही मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को सेम ही मतलब है, सोर्स रो बोलते हैं या फिर की रो बोलते हैं, दोनों सेम ही है। बट के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट या चूज, सिलेक्ट सोर्स रो, सोर्स रो या की रो बोलते हैं जिसको हम, एक ही बात है, सोर्स रो बोल दो चाहे की रो बोल लो, करस्पॉन्डिंग टू x1 वेरिएबल विच इज, जो कि ये वाली है, ठीक है ये हमारी सोर्स रो बनेगी। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, गोमोरियन कांस्टेंट फॉर मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो गोमोरियन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं साइड में, इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए और यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख दें, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। तो गोमोरियन कांस्टेंट, गोमोरियन कांस्टेंट, गोमोरियन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है फॉर मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट इज समेशन j बिलोंग्स टू r प्लस स्मॉल एफ जे एक्स जे प्लस आप यहाँ लिखते हो समेशन j बिलोंग्स टू r माइनस स्मॉल एफ जे, जे है स्मॉल एफ जे एक्स जे एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ नॉट वेयर एफ नॉट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b, ठीक है। और ये एफ नॉट के फैक्टर से, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस 1 के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे नेगेटिव वाले को, ये हमारा गोमोरियन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, गोमोरियन कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, हमने आपसे उस टाइम पे भी कहा था कि आपको जैसी इक्वेशन है एज इट इज रखनी है, नेगेटिव इंटीजर को ना तो नेगेटिव फ्रैक्शन को ना तो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है ना और कुछ करना है, सिर्फ जो इक्वेशन जैसी है उसको एज इट इज ही रखना है और क्या कंसीडर करना है, फ्रैक्शनल पार्ट। इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका फ्रैक्शनल पार्ट और इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले का एक जगह इकट्ठा कर लिया, दैट मीन्स ये आ गया माइनस का 1/22x3, ठीक है माइनस का 1/22x3 हो जाएगा, ठीक है ऐसे लिख लूं, ये हम इस वाले फैक्टर के लिए जगह छोड़ रहे हैं, माइनस का 1/22x3 ये लिख दिया, ये नेगेटिव एक जगह पे हो गया और पॉजिटिव एक जगह पर हो जाएगा 3/22x4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x1 कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन में आपने यही तो लिखा हुआ है कि x1 की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर मतलब इंटीग्रल वैल्यूड, इंटीग्रल वैल्यूड का मतलब इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ रही है 9/2, फ्रैक्शनल है, इंटीग्रल वैल्यूड नहीं है, इसलिए लिखा है x1 इज नॉट इंटीग्रल वैल्यूड, और इंटीग्रल वैल्यूड नहीं है तो इसे इंटीग्रल वैल्यूड बनाने के लिए हम गोमोरियन कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो कि हमने सबसे पहले की रो या सोर्स रो सेलेक्ट की और गोमोरियन कांस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपने पॉजिटिव एक जगह इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव एक जगह इकट्ठा कर लिया और आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट आ जाएगा, एफ नॉट कितना है आपका 1/2, 9/2 है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर करना है, वो 1/2 हो गया और क्या करना है
1/2 अपॉन 1/2 माइनस 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका गोमरियन कांस्टेंट बनेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हो गया 3/22x4। देखिए ये वेरिएबल का ध्यान रखना क्योंकि ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो हमें लास्ट में जब ऐड करेंगे तो x2 x3 इसी सीक्वेंस में रखना है। तो अभी तो हमने ये लिख दिया, यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसल आएगा तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, सॉरी 1/2 और 1/2 माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/22x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब क्या करें हम कह रहे हैं कि ये जो कंस्टेंट आया है इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू की बजाय लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर दें, तो ये 1/22x3 माइनस के साथ और माइनस का 3/22x4 के साथ लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका गोमरियन कांस्टेंट बन जाएगा। दिस इज गोमरियन कांस्टेंट। और क्या लिखेंगे, एड दिस कांस्टेंट, ओहो एक बार इसको उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कांस्टेंट में। ये तो इनइक्वालिटी है तो कांस्टेंट मतलब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग स्लैक वेरिएबल एक्स एस। ठीक है, यूजिंग वेरिएबल या फिर x5 ही लिख लो, ज्यादा बेटर है। बाद में ये रहता है 1/2 कहाँ से आया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 9/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा। तो f0 का मतलब है b का फ्रैक्शनल पार्ट। यूजिंग स्लैक वेरिएबल x5 टू कन्वर्ट this inequality into equation। this inequality ऊपर ही लिख देता हूं मैं सोच रहा हूं ये टेबल नहीं मिटानी पड़े इसलिए हम ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये आपने लिख लिया होगा तो मैं यहां लिख देता हूं इसे। ठीक है, यूजिंग select वेरिएबल x5 to convert this inequality into equation and add this constant into equation and add this constant and add this constant and add this constant at the bottom of the optimal simplex table, at the bottom of the optimal simplex table solve with dual simplex method। solve with dual simplex method। solve with dual simplex method। इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे तो सरप्लस वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा ना हमें, और सरप्लस वेरिएबल का यूज करोगे तो फिर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, -m बिग एम मेथड काम में लेना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और उसकी जगह पर यदि हम लेस देन और इक्वल टू लेते हैं तो हमारा डुअल सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, और वेरिएबल भी एक ही जोड़ना पड़ेगा, दो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमने जो कांस्टेंट लिखा था या फिर जो गोमरियन कांस्टेंट बनाया था मिक्स्ड या सॉरी प्योर या ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, वो तो क्या है ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई होके लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में लिखा हुआ था। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू में लिखा हुआ है लेकिन कांस्टेंट हमें लेस देन और इक्वल टू में चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी।
तो हम क्या चाहते हैं, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ताकि एक ही टेबल में हमारा पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। वहां कम से कम आपको 2 या 3 टेबल बनानी पड़ेंगी, एक में आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर निकालो और फिर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको ऑप्टिमल पे ले जाओ। और यहाँ पर जैसे ही ये बी राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, बाहर जाएगा, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्टिमल तो वो ऑलरेडी है, सिर्फ इसको क्या करना है, इंटीग्रल वैल्यूड बनाना है। ठीक है, ऋषिकेश कुछ पूछ रहे हो क्या, हाथ रेज किया हुआ है आपने। एक्स पाई के बाद क्या लिखा है, यूजिंग स्लैक वेरिएबल x5 टू कन्वर्ट this inequality into equation and add the constant at the bottom of the optimal simplex table, solve with dual simplex method and लिख दो चाहे कॉमा लगा लो, and solve with हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, ये बोल रहा था इसमें जो अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम ना ये मैक्सिमाइजेशन की है। हाँ तो इसमें आपने जो अभी जो इनइक्वलिटी चेंज की है, तो ये लेस देन इक्वल टू में चेंज करेंगे तो इससे जो अपना फाइनल आंसर आएगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फाइनल आंसर में कैसे फर्क पड़ेगा बेटा, एक तो अभी अभी जो सॉल्व कर रहे हैं इससे करेंगे, या फिर वो वाला मेथड लगा के ग्रेटर देन इक्वल टू आर्टिफिशियल वाला, तो फिर उससे दोनों से सेम आएगा क्या? बिल्कुल, आप आर्टिफिशियल वाले से कर लो इसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन जो आर्टिफिशियल वाला है मेथड, उसके लिए मतलब पहले वो आपको ये चेक करना पड़ेगा, पहले सुन लीजिए, आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो गोमरियन कंस्टेंट वाला मेथड है, ठीक है, गोमरियन कंस्टेंट वाला कहता है कि हम इसे डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं। तो यदि आप ये कहें कि यदि हम इसे मान लीजिए किससे सॉल्व करें, आर्टिफिशियल वेरिएबल से सॉल्व करें, एड दिस कांस्टेंट एट द बॉटम ऑफ द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो हमें हर बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, क्योंकि गोमोरियन या जिसने भी ये मेथड बनाया था उसने तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड का यूज किया है, उसने आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करते हुए बिगेम का मेथड का यूज नहीं किया। तो वो पहले आपको स्टेटमेंट देना होगा कि वो मेथड काम करता है या नहीं करता है। तो वो आपके पास में ऑप्शन है कि आप खुद वो मेथड बनाना चाहें तो बनाओ, चेक करो, और यदि इससे इफेक्टिव है तो वो वाला मेथड हम डेफिनेटली काम में ले सकते हैं। नहीं सर, दोनों से जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने भी चेक नहीं किया हुआ ये, क्योंकि गोमरियन ने भी यही कहा था कि आप इसे डुअल से सॉल्व करेंगे, मैंने भी कभी इसे आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके चेक नहीं किया, तो मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ना ही गोमोरियन ने दिया था, कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी। वो तो आप चेक करके देखो, यदि आता है तो आप दे दो स्टेटमेंट। तो सर मतलब इसमें मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ये अपनी, और अपन जो ये इनइक्वलिटी इसमें ऐड कर रहे हैं ये लेस देन इक्वल टू हाँ ये, हाँ तो बिल्कुल, इससे बी नेगेटिव आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, बी नेगेटिव है और लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है क्यों, ना ऐसा कहीं? कोई जरूरी थोड़ी ना है, वो तो आप नहीं, स्टैंडर्ड कैसी भी फॉर्म हो में सकती है, लाते हो इसका तो। एग्जैक्ट पता नहीं है, कैसी भी हो सकती है सर ये। देखिए, चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो चाहे मिनिमाइजेशन की हो, इनइक्वलिटी किसी भी फॉर्म में आ सकती है यदि आप एलपीपी लिख रहे हो तो। ठीक है, यदि ठीक आप है। एलपीपी लिख रहे हो, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो कुछ कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ और कुछ कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू के साथ आ सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जब हम उसे सॉल्व करते हैं किसमें, तो सेम सिंप्लेक्स से या फिर डुअल बनाते हैं या और कोई प्रोसीजर होता है, तब ये रखते हैं कि यदि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में ले लेते हैं, और यदि आपके पास में मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की फॉर्म में लिख देते हैं। मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आप तभी अप्लाई करते हो जब आप सिंप्लेक्स मेथड काम में लेते हो। तो जो मैक्सिमम और लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन है वो सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड के लिए लिखी गई है, इन द फॉर्म ऑफ अच्छा सर। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने कहा हुआ है। यहाँ पर हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड काम में ले रहे हैं, तो डुअल सिंप्लेक्स के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होंगी वो हम लिख रहे हैं, और उसमें ये है कि बी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हमने बी नेगेटिव के साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, इसमें केवल बी नेगेटिव की वो है बाउंडेशन? बिल्कुल। ठीक सर, ओके। बेटा क्लास 5:45 बजे तक होगी।
मतलब ये क्वेश्चन जब एंड हो जाएगा वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने लिखा, हमने कहा ऐड, पहले इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड ऐड द कांस्टेंट एट द बॉटम ऑफ द ऑप्टिमल सिंपलेक्स टेबल एंड सॉल्व विद डुअल सिंपलेक्स मेथड, और इसे डुअल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डुअल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको ये टेबल दोबारा बनानी है और इसके बॉटम में ये आपको ऐड कर देना है, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए दो चेंजेस आएंगे, एक तो ये कांस्टेंट ऐड होगा और यहां पर एक कॉलम और बनेगा, यहां पर आपके पास में y5 जिसकी वैल्यू 0 रहेगी। ये म्यूट नहीं किया आपने, ठीक है। इसकी आवाज आ रही है। परमेश्वर, हाँ बेटा क्या हुआ? बुक में कितने नंबर पेज पर है? अब बुक में आप ढूंढ नहीं सकते क्या बेटा? यदि नहीं भी है तो भी क्वेश्चन तो है ही हमारे पास में, आपको पता तो है ही कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए बुक में नहीं भी है तो प्रॉब्लम तो है ही, हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि आप बुक में कितने नंबर पेज पे है, ये भी हम ही बताएंगे कि आपको ढूंढ के, आप तो ढूंढ सकते हैं, चैप्टर तो है ही ये, ऐसा नहीं है कि चैप्टर नहीं मिल रहा है। 142 पेज नंबर पे बता रहे हैं ये। कांस्टेंट नहीं बनाया सर, कांस्टेंट बनाया नहीं, हाँ तो वो तो बनाया नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आप लिख लें पहले यहाँ पर माइनस का 1/22x3 एंड माइनस का 3/22x4 और प्लस x5 इज इक्वल्स टू 1/2, ये हमने कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। और क्या करना है परमेश्वर, कुछ पूछना है क्या आपको? -1/2, आप लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा बोर्ड पे ध्यान होता ही नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन लेते हैं, पहले मैं ये ऐड कर देता हूँ कांस्टेंट, दैट इज माइनस का 1/2, ये आपके पास में हो गया x5, ये हो गया 0, ठीक है। ये आपके पास में 0 0, x3 की वैल्यू है माइनस का 1/22, ठीक है। x4 की वैल्यू है माइनस का 3/22 और x5 की वैल्यू है 1, 0 एंड 0, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डुअल सिंप्लेक्स मेथड। अब बताइए बेटा, x5 भी लिख सकते हो, xs भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार मैंने xs लिखा था तो ये था कि भाई डाउटफुल है, xs इसलिए लिखते हैं कि आप अलग से आइडेंटिफाई कर सको कि ये सिलेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। अदरवाइज आप xs लिख दो चाहे x5 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमने दिखाया हुआ है कि ये सिलेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। हाँ बेटा आप बोलो परमेश्वर। सर ये इक्वेशन में अगर लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू शुरुआत में दिए हुए हो, हाँ तो उसके एक ही इनइक्वालिटी हम चेंज करके अगर लेस देन बना दे तो फिर अपन को आर्टिफिशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे शुरू में अगर इक्वेशन में दे भी नेगेटिव हो जाएगा ना, फिर उसमें तो सिंपलेक्स नहीं लगा सकते आप उसमें, फिर आप एक ग्रेटर देन में और एक लेस देन में दिया हुआ होगा तो आपका इनइक्वालिटी चेंज करने पर बी नेगेटिव हो जाएगा एक, और बी नेगेटिव होते ही फिर आप सिंपलेक्स मेथड नहीं लगा सकते। अच्छा, तो यहाँ पर आगे तो चेंज कर सकते हैं इनइक्वालिटी, शुरुआत में नहीं चेंज कर सकते भाई आगे क्यों, स्टार्ट में भी कर दो, फिर सिंपलेक्स मेथड से नहीं कर सकते, फिर डुअल सिंपलेक्स से करो आप, क्या दिक्कत है? शुरुआत में ही? हाँ शुरुआत में ही, फिर आप पूरा क्वेश्चन ही शुरुआत में उससे करो, ठीक है। तो वो सब अपने अपने मेथड इसीलिए तो बनाते हैं, मेथड ने प्रोसीजर में यही तो कहा, पहले सिंपलेक्स लगाओ फिर डुअल सिंपलेक्स लगाओ,
यदि आप चाहते हैं इस तरीके के कांस्टेंट है तो स्टार्टिंग में ही लगा दो डुअल, कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि आधा क्वेश्चन करने के बाद में डुअल लगेगा, डुअल तो स्टार्टिंग में भी लग सकता है। लेकिन हमें जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके अकॉर्डिंग हम पहले सिंप्लेक्स लगाते हैं और फिर डुअल सिंप्लेक्स लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं इसे। क्या आएगा? इसको मिटा दूं मैं, चलो बाद में मिटा देंगे, एक बार आप लिख लीजिए। ये जीरो और ये वाला भी लास्ट वाला कॉलम जीरो, क्योंकि ये बेसिस में है आपके पास में। देखिए यहाँ से b नेगेटिव है तो आपका x5 डिपार्चरिंग वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा x5 इज मोस्ट नेगेटिव, देयरफॉर x5 इज डिपार्चरिंग वेक्टर। अब एंटरिंग वेक्टर के लिए आप पहले zj माइनस cj निकालते हैं। तो देखिए zj माइनस cj वही आएंगे, हाँ बिल्कुल, सिंप्लेक्स मेथड यूज करने के लिए बी पॉजिटिव होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप यही तो चेक करते हो सबसे पहले। तो आपके पास में देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड हो रही है -0, ये वाली टर्म 0 हो रही है, इसलिए जो आपका पहले सिंपल ये zj माइनस cj की वैल्यू थी वही रहेगी, चेंजेज नहीं होगा। तो जो पहले थी वही हम एज इट इज यहाँ लिख रहे हैं, बस केवल दोबारा से मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही 28/11 और 15/11 आ जाएगा। 28/11 और 15/11, यानी कि सिर्फ हमें टेबल बनानी है, एंट्री कोई भी कैलकुलेट नहीं करनी है, सारी आपको एज इट इज मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस वाले में आप जब zj माइनस cj की बात करोगे तो cb इंटू yib, ये जो फॉर्मूले में आप लेते हो ये 0 आएगा और ये ऑलरेडी 0 है, तो ये दोनों वैल्यू ही इंक्लूड होंगी जो कि पहले वाली टेबल में भी थी और इस वाली टेबल में भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करें। तो आगे क्या होगा देखिए, हम कह रहे हैं इसके बाद कह रहे हैं here since x5 is most negative, x5 is most negative, ठीक है, x5 is most negative, therefore x5 is departing vector, x5 is departing vector। और आप क्या लिखेंगे, 4 entering vector, 4 entering vector। entering vector के लिए आप क्या चूज करते हो, मैक्सिमम ऑफ zj माइनस cj अपॉन yij। तो i अब आपके पास में y5, ये तो ये हो गई रो, तो y5 रो एंड कॉलम, तो y5 और j, जहां पर y5j क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम किसके करस्पॉन्डेंस प्राप्त होता है ये हमें देखना है। तो क्या होगा, इन दोनों का ही भाग लगेगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा 28/11 अपॉन माइनस का 1/22, और यहाँ से आ जाएगा 15/11 अपॉन माइनस का 3/22। ठीक है, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा आ रहा है देखिए, ये तो ऊपर चला जाएगा और ये 11 नीचे आ जाएगा, इनकी 28/2 माइनस का 56 हो गया, और यहाँ से 3 5 आ जाएगा और इंटू 2 10 आ जाएगा। तो ये माइनस का 10 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है देखिए, आपको मैक्सिमम निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ, दिख जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम निकालना है माइनस का 56 और माइनस का 10। तो क्या होगा, ये वाला ही आएगा माइनस का 10, क्योंकि जो जितना छोटा है उतना बड़ा होगा, तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का 10। और क्या लिखोगे इसके आगे, कोरस्पॉन्डिंग टू, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू, ये आएगा y4, कोरस्पॉन्डिंग टू
y4. Maximum ratio is obtained corresponding to the variable x4, corresponding to the variable y4 या x4 ही लिख लें ज्यादा बेटर, corresponding to the variable x4. तो क्या लिखेंगे, therefore x4 is entering vector. यहाँ लिख दें, ऊपर लिख देता हूँ, चलो यहाँ दिखेगा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में therefore x4 is entering vector. हमारे पास में x4 क्या बनेगा, एंटरिंग वेक्टर बनेगा. तो आपके पास में ये क्या हो रहा है, ये तो बाहर जा रहा है x5 तो, और x4 एंटर हो रहा है. तो दिस इज की एलिमेंट. ये आपका क्या बनेगा, की एलिमेंट बनेगा. बेटा यदि इस तरह की मिक्स वाली प्रॉब्लम है, और हमने ये मेथड लिया हुआ है, तो ये एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा. पहली बात, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जिसको आपको इंटीजर बनाना है, तो आपका फोकस सिर्फ x1 पर रहेगा कि x1 इंटीजर बन रहा है कि नहीं बन रहा. तो यदि x1 इंटीजर बन गया तो आगे जरूरत पड़ेगी नहीं. यदि x1 इंटीजर नहीं बनता है, ये करने के बाद भी, तो भी हमें x1 को ही चूज करना है. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे या फिर डायरेक्ट x1 को चूज करेंगे. हाँ, डायरेक्ट x1 को चूज करेंगे. पहली बात तो इसका जो मेथड है, ये मेथड इस तरीके का है कि जब आप x1 को इंटीजर करना चाहते हो और गोमोरियन कांस्टेंट आपने बनाया है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीजर में कन्वर्ट हो ही जाता है. ठीक है, बट यदि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जिसमें हम ये कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है, तो दोबारा भी हम x1 को ही चूज करेंगे बगैर किसी फ्रैक्शनल पार्ट के, क्योंकि हमारा जो मेन पॉसिबिलिटी है या फिर मेन जो टर्म है वो ये है कि हमें x1 को इंटीजर बनाना है. और बाकी हम एक बार और मैं क्लियर कर लूंगा जो आप पूछ रहे हैं कि क्या हम मिक्स्ड में भी लार्जेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट या मैक्सिमम फ्रैक्शनल पार्ट को चूज करते हैं क्या, वो हम एक बार और देख लेंगे. बाकी अभी तक तो हमारे पास में यही है कि हमें जिसको इंटीजर बनाना होता है वो ही चूज करते हैं. x1 डिपार्चिंग वेक्टर कैसे होगा बेटा, x1 तो हो ही नहीं सकता. यदि x1 डिपार्च हो गया तो सीधा सीधा x की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो यदि x1 कभी मान लो डिपार्च वेक्टर हो भी रहा है, तो डिपार्च होते ही हमें इंटीजर सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि x डिपार्च होते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये नॉन बेसिक है. नॉन बेसिक होते ही वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे कंडीशंस लगाकर इसको लिख लिया. अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके दूसरी टेबल बनानी है. और वो टेबल कैसी होगी देखिए, मैं कहाँ बनाऊं, इसी के नीचे बना देता हूं. ये आपने लिख लो और हम इसी के नीचे बना रहे हैं. इसको मिटा देता हूं. ठीक है, तो देखिए टेबल बना रहा हूं मैं यहीं पे ही, इसी के नीचे. ये आपके पास में आ जाएगा CB XB स्मॉल b CJ. ठीक है, और ये 3 वेरिएबल होंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे ये.
ये आपके पास में आ गया y1, y2, y3, y4, y5, दैट इज 7, 9, 0, 0 एंड 0। ठीक है, ZJ माइनस, आप मिनिमम मैक्सिमम रेशियो चूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम रेशियो निकाला, वो कितना आया, माइनस का 58 और माइनस का 10, ये आया ना। तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें से, माइनस का 10 है ना, माइनस का 10 है। माइनस का 10 किसके करस्पॉन्डेंट मिला है, करस्पॉन्डिंग टू y4, दैट मीन्स x4, इसलिए जिसके करस्पॉन्डेंस मिला है वो डिपार्चिंग वेक्टर, सॉरी एंटरिंग वेक्टर चूज कर लिया हमने। यही हमारा रूल कहता है, किसकी किसके अंतर्गत, डुअल सिंप्लेक्स मेथड के अंतर्गत। तो इसलिए हमने ये चूज किया है कि ये आपका मैक्सिमम -10 आया, करस्पॉन्डिंग टू x4 यानी कि y4 आया है, इसलिए x4 या फिर y4 जो हम कह रहे हैं दैट इज एंटरिंग वेक्टर। ओके, तो अब इसमें क्या करें, 22/3 का मल्टीप्लाई कर दें। पहले तो वेरिएबल्स लिख लें, x2, x1 और x4। 5 बाहर जा रहा है और 4 एंटर कर रहा है आपका, तो इसकी कॉस्ट आ गई 9, इसकी कॉस्ट आ गई 7 और इसकी कॉस्ट आ जाएगी 0। ठीक है, अब इसमें 22/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 22/3 करोगे तो ये हो जाएगा, माइनस का करोगे तो 11/3, 22/3 करोगे तो ये 11/3 आ जाएगा। 22/3 करोगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस का 11/3 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0, 22/3 करोगे वो भी माइनस का, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस का, ये आ जाएगा 1 और माइनस का 22/3, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाकी की दोनों ऊपर वाली टर्म्स को 0 करना है, तो मैं ये लिख लूँ 9/2, 1, 0, माइनस का 1/22, 3/22, इसे 0 बनाना है और ये 0 है, किसकी हेल्प से बनाना है, 11/3, 0, 0, 1/3, 1 और माइनस का 22/3, इससे बनाना है। ठीक है, तो क्या करें, 3/22 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और आपस में सबस्ट्रेट कर दें। 3/22 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें और सबस्ट्रेट कर दें, तो ये आया 9/2 माइनस का 3 से 3 कैंसल, 22 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसल, 11/22 1/2 हो गया, 9/2 माइनस का 1/2 सबस्ट्रेट कर रहे हैं ना हम, इसलिए ये आ गया 8/2, दैट मीन्स 4, ये इंटीजर आ गया। ठीक है, तो एक बार में यदि एक इंटीजर को करना है तो वो इंटीग्रल वैल्यूड हो ही जाता है। और देखिए, चलो आपको थोड़ा सा और है, ये क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास में ये कोई फिजिबल रीजन है, ये कोई फिजिबल रीजन है आपके पास में, और यहाँ पर मान लीजिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज 3/2 एंड 1/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, तो जो गोमोरियन कांस्टेंट है उसको हमने क्या नाम दिया था, कटिंग प्लेन एल्गोरिदम। कटिंग प्लेन एल्गोरिदम वो क्या करता है, एक ऐसे प्लेन से इसे इंटरसेक्ट करता है जो कि क्या हो रहा हो, इंटीजर, एक इंटीग्रल वैल्यूड, मतलब हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये 1/2 है, तो या तो 0 हो जाएगा, इसको मैं 5/2 लिख देता हूँ। ठीक है, 5/2 का मतलब है 2.5, तो ये x = 2 प्लेन से इंटरसेक्ट करवाएगा इसे, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं कह सकते, बट x = 2 प्लेन से इसे इंटरसेक्ट करवाएगा, इससे जस्ट छोटे वाले से इंटरसेक्ट करवाएगा, कटिंग प्लेन एल्गोरिदम, यानी कि एक प्लेन से इंटरसेक्ट करवाएगा। अब यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू, तो अब ये 2 वर्टिसेज बनेंगे, इनको छोड़ देगा ये, अब ये 2 नए वर्टिसेज बनेंगे जिस पर इसके ऑप्टिमल वैल्यू चेक करेगा। तो यहाँ पर ये जो x जो भी ले रहा है, x1 या x2 है ना, x2 की वैल्यू तो इंटीजर होगी ही होगी। तो जब आप एक बार गोमोरियन कांस्टेंट बनाते हो तो ये आपके एक जिस भी इंटीजर के करस्पॉन्डेंस आप सोर्स रो ले रहे हो वो उसको तो इंटीजर बनाता ही बनाता है। ठीक है, तो ये तो इंटीजर बनेगा ही बनेगा, एक तो इंटीजर बनता ही है, और यदि 2 करने होते हैं तो 2 टेबल बनानी होती हैं,
अदरवाइज एक बार में तो आप एक टेबल में ही आपको इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम टेबल्स में ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 0, तो 1 और 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है? 3/22 का, तो 3/22 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 1/22 माइनस, और ये भी माइनस होगा, तो माइनस का 2/22, दैट मीन्स माइनस का 1/11, ये आ जाएगा आपके पास में। ये आपके पास में हो गया 0, और ये आपके पास में हो गया 3/22, दैट मीन्स प्लस का 1, 0 माइनस ऑफ -1 यानी कि प्लस का 1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गई। अब इसकी जगह पर मैं दूसरी रो लिख दूं जो आपको 0 बनानी है, और वो है 7/2, 0 1, 7/22 और 1/22, इसी को ही 0 बनाना है, और ये 0। ठीक है, तो क्या करें? 1/22 का मल्टीप्लाई कर दें, 1/22। आप देखिए ये हो जाएगा 7/2, 7/2 माइनस का 1/22, 11 से सब्सट्रैक्ट किया 2 बार, तो ये कितना हो गया? 1/6, 1/6। तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 21 माइनस 1 यानी कि 20/6, दैट मीन्स 10/3, तो ये आ गया 10/3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज 0, दैट इज 1, और यहाँ पे आ गया 7/22, और इसको 1/22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3 इंटू 1/22, 1/22 बाहर ले लो, ये आ जाएगा 7 माइनस का 1/3, ये हो जाएगा 1/22 इंटू 20/3। इतना ही आ रहा है क्या? 7/22 तो हो जाएगा 10/33, 10/33। देख लेना एक बार, ये 0 हो ही जाएगा, और लास्ट वाली एंट्री कितनी हो जाएगी? 1/22 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। एक बार 0 आ जाएगा, नहीं ना? मैं देखता हूँ, वन अपॉन 3 आएगा, 1 और 1/3, 10/33, 0, ये एंट्री सही नहीं है, 1/3 आएगा, ये 1/3 आएगा, और ठीक है ना, बाकी ठीक। तो ये हमारे पास में कैलकुलेशंस आई, वो आप कर सकते हैं। ये मिटा देता हूँ आप। तो फाइनली ZJ माइनस CJ निकाल लीजिए, और B आपका पॉजिटिव हो गया। तो देखिए यहाँ से ZJ माइनस CJ तो आपका पॉजिटिव ही आएगा, ZJ माइनस CJ आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0, और ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में हमने ऐड किया था, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पास में आ गया पॉजिटिव, और सारे के सारे B पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सिंस ZJ माइनस CJ are greater than or equals to for all J and all BI's are non-negative with x1 is equals to 4, which is integral valued, hence optimal integer solution is, या ऑप्टिमली लिख लें, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, x2 की वैल्यू आ रही है 10/3,
3 एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू 4, तो ये तो हो जाएगा 28 और 9 प्लस 9 इंटू 10/3, तो 28 प्लस 90/3 यानी कि 30, ठीक है 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 58, ये आपका मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 58, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है इंटीजर वैल्यूड का, जिसमें हम कहते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जैसी होगी। दैट मीन्स उसमें आपको एक वेरिएबल को क्या करना होगा, इंटीजर वैल्यूड बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए एक बार यदि आप ये चाहते हैं कि इसका एक और क्वेश्चन कराना चाहिए तो क्वेश्चन करा दें, अदरवाइज इसमें ज्यादा करने के फायदा